नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आपके आज के क्लास एमपी टेट वर्ग 2-3 में बाल विकास शिक्षा शास्त्र का समाजीकरण प्रक्रिया का अंतिम चैप्टर है। फिर जो अगली क्लास आपकी 7 PM पे होगी वह आपके नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जीन पियाजे कोहल वर्ग जो आपके मनोवैज्ञानिक से संबंधित चैप्टर है। तो आज जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ग 2 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के आधार पर इस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ 14 क्लासेज जो है कंप्लीट हो चुकी है। इस लाइव क्लास के बाद आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? समाजीकरण प्रक्रिया के अंतिम चैप्टर की बात करेंगे। अंतिम चैप्टर में प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये कल हम प्रश्न कर चुके हैं। और कल सभी के लिए जो मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और इस प्रक्रिया पे इस प्रश्न पर आप लोगों का फीडबैक आया था कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त जो है ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूलद्वंद या आक्रामकता। तो देखिएगा, दुश्चिंता हो गया, मूलद्वंद हो गया, आक्रामकता हो गया, तीनों कहीं ना कहीं एक निगेटिव वाले हैं। आक्रामकता यानी क्रोधित, द्वंद यानी लड़ाई, दुश्चिंता यानी ये भी आपका है। लेकिन समाजीकरण एक अलग ही दिया गया है। तो ऑप्शंस को देख पर भी अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका उत्तर ये है, ऑप्शन देखिए तीनों मेल खा रहे हैं। ये डिफरेंट आपको लग रहा है तीनों में से। तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करते। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि विद्यालय का कार्य क्या होता है जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। तो ये तो प्रश्न नॉर्मली बनता है कि विद्यालय का कार्य क्या है। संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रारूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। कहीं ना कहीं संस्कृति शब्द दी गई है। संस्कृत का संरक्षण करना, संस्कृत का परिष्करण करना, संस्कृत के नए प्रारूपों का निर्माण करना, ये सारे विद्यालय के कार्य होते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं विद्यालय का प्रमुख कार्य बालकों में संस्कृत का हस्तांतरण करना भी होता है। वह सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों, आचरणों आदि का बालकों के व्यवहार में ग्रहणशीलता को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ संस्कृत का संरक्षण, परिष्करण और नए प्रारूपों का निर्माण, संस्कृत रूढ़िबद्धता को दूर करना भी विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आई होप क्लियर हो गई होंगी। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सभी बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? क्योंकि यह सहयोग और संतुलन का विकास करता है। क्योंकि विद्यार्थी जब एक साथ खेलते हैं तो सहयोग करते हैं। एक दूसरे के बिना, टीम के बिना तो खेल होता ही नहीं है। तो सहयोग करें हैं, सहयोग के साथ साथ क्या करते हैं, संतुलन का फिर इसमें क्या है, विकास होता है। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर आपके शिक्षा शास्त्री जो आपके एक वर्ग हैं उनके एक अनुसार उन्होंने कथन स्टेटमेंट दिया है कि बालक को दूसरे बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देना ही खेल का उद्देश्य होता है। खेल का उद्देश्य क्या होता है? बालक को दूसरे बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देना खेल का उद्देश्य है। यह कथन किसका है? एक वर्ग का कथन है, नोट कर लीजिएगा। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देना खेल का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ व्यायाम खेल के अभाव में बालक का संतुलन एवं उचित विकास संभव नहीं हो पाता। व्यायाम खेल के अभाव में, व्यायाम एवं खेल के अभाव में क्या होता है? बालक का संतुलित एवं उचित विकास संभव नहीं हो पाता है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं।
जनसंचार माध्यम समाजीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार जो है, एक जनसंचार जो माध्यम है, ये समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन हमें चुनना है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या कह सकते हैं कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ये तो गलत बात है, क्योंकि अंतःक्रिया कर सकते हैं। देखिए, जनसंचार के माध्यम जो है समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि जनसंचार माध्यमों का पहुंच बढ़ रही है। माध्यम बढ़ रहा है मतलब पहुंच बढ़ रही है। तो जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को क्या करती है? प्रभावित करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा होगा समाजीकरण क्या है? माध्यम बनता जा रहा है, मतलब बन जा रहा है मतलब इसकी पहुंच बढ़ रही है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो गया था। ठीक है, ऐसे में समाज की आवृत्ति मूल्यों की विश्वासों को प्रभावित करता है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें हों, सभी ने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, निष्क्रिय और सक्रिय एजेंसी। तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? देखिए, परिवार तो सक्रिय होता है, इको क्लब भी सक्रिय होता है, स्वास्थ्य क्लब भी होता है, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये आपकी निष्क्रिय एजेंसी कहलाएगी। और हम ये भी बताएंगे ये निष्क्रिय एजेंसी क्यों कहलाएगी। देखिए, परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं, क्रियाशील, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिकता या सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है। जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, क्योंकि यहाँ हम किसी के साथ सीधे बातचीत नहीं करते हैं, अपने बुक्स में लगे रहते हैं, जो हमें पढ़ना होता पढ़ते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों में कैसे व्यवहार करना चाहिए यह ऐसा अध्ययन नहीं है कि हम किताबों से ग्रहण कर सकें। अगला प्रश्न है, एमपी वर्ग 2 28 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? अत्यधिक दंडात्मक, कठोर हो गया, आज्ञाकारिता की मांग या सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं? देखिए, अत्यधिक दंडात्मक, कठोर और आज्ञाकारिता की मांग, ये तीनों अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता है। लेकिन सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान यह अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए, अधिनायकवादी पालन पोषण में माता पिता द्वारा बच्चों में स्थापित नियमों का पालन जो है कठोरता से करने की आशा की जाती है, और ऐसे नियमों का पालन ना करने वाले बच्चों के प्रति अत्यधिक दंडात्मक रवैया अपनाया जाता है। तो इस पालन पोषण की अवस्था में माता पिता अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, उनसे आज्ञाकारिता की मांग करते हैं, परंतु वे बच्चे के प्रति संवेदनशील नहीं होते। वे अपनी अपेक्षाएं और नियमों के अनुसार बच्चों को सजा देते हैं, जिसका वे स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझते। तो अधिनायकवादी पालन पोषण आपने समझ लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो एमपी टेट ग्रेड 2 में 6 to 8 क्लास में 26 फरवरी को पूछा गया था। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है असंबद्ध, भावनात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश या अधिकारवादी परवरिश की बात करते हैं। तो वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह दर्शाता है अधिकारवादी परवरिश को दर्शाता है। तो वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, अधिकारवादी परवरिश को दर्शाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के पालन पोषण में बच्चों से माता पिता द्वारा स्थापित नियम पालन जो है सख्ती से करने की आशा की जाती है, जैसा हमने बताया, और ऐसा नियमों का पालन न करने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। और इस प्रकार के माता पिता अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं,
परंतु बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। ये एक निगेटिव है। अधिकारवादी परिवेश में क्या होता है, ये बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जी हाँ, माता पिता द्वारा यानी अभिभावक द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था एमपी टेट वर्ग 2 24 फरवरी 2019 के दिन जो एग्जाम में सुबह के पाली में पूछा गया प्रश्न था। तो दोस्तों, माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। क्या है? सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर, अवसर पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए, बच्चों की बातें, भावनाएं, अनुभव, विचार आदि को सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। ऐसा करके माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को असफलता से निपटने में क्या है, सक्षम बना सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला प्रश्न एमपी टेट 22 फरवरी को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी या अथॉरिटेरियन हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इनमें से कौन एक बच्चे की विशेषता जो है विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी है। अमित्र, एकांत प्रिय, स्वतंत्र, अंतर्मुखी। देखिए, एक बच्चे की विलक्षणता अमित्र हो सकता है, एकांत प्रिय हो सकता है, अंतर्मुखी हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र जो है वह एक बच्चे की विलक्षणता नहीं हो सकती जिसके माता पिता अधिनायकवादी हों, अथॉरिटेरियन हों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस बच्चे के माता पिता अधिनायकवादी या अथॉरिटेरियन होते हैं उसमें स्वतंत्रता, मौलिकता, सृजनात्मकता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है और ऐसे बच्चे प्राय अपनी क्षमता के अनुरूप विकास नहीं कर पाते। ठीक है, अधिनायकवादी का अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। अगला, विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? यह एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है 22 फरवरी को। आनंद और खुशी की माध्यम से, कठिनाई और जिम्मेदारी के माध्यम से, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ने और लिखने के माध्यम से, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व के माध्यम से। तो विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को किसके माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है? कौन अनुमति देता है? तो वह कहला जाता है स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। ठीक है, अवसर जहाँ पे स्वतंत्रता होगी अवसर अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि बच्चों की स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है और इसमें बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है? बेहतर तरीके से होता है। अगला प्रश्न है जो एमपी टेट वर्ग 2 26 फरवरी को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक इस प्रश्न पर क्या मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार, जिसे हम कंडक्टर डिसऑर्डर कहते हैं, इससे पीड़ित होते हैं? पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, कार्यात्मक परिवार थेरेपी, प्रणालीगत फैमिली थेरेपी या प्ले थेरेपी की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी थेरेपी जो है माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार से पीड़ित होते हैं, कंडक्टर डिसऑर्डर्स? तो वह कहलाती है पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। क्या हो जाएगा? पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, इससे क्या होता है, माता पिता को अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग और संचार को बेहतर बनाने में मदद मिल जाती है और इसे अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम भी कहा जाता है। पेरेंट्स मीटिंग को क्या कहा जाता है? अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम।
और इस कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों के शोषण, उपेक्षा और उनमें व्यवहार की समस्याओं को कम करना होता है। तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है इस टॉपिक पर। समाजीकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वह परिवार, समाज और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जॉनसन मनोवैज्ञानिक का कथन क्या है कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो किसका कहना है? जॉनसन का कहना है। समाजीकरण की क्या विशेषता नहीं होती है? तो व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने किया था। अगला है परिस्थितिक परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है? तो वह बालक जो है बृहत मंडल में होगा। परिस्थितिक परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक बृहत मंडल पर होता है। अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो मनोविश्लेषण का सिगमंड फ्रायड ने किया था और मनोसामाजिक का एरिक एरिक्सन ने। तो मनोसामाजिक शब्द आया तो एरिक एरिक्सन करना है और मनोविश्लेषण सिद्धांत आता है तो सिगमंड फ्रायड करना है। सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हुआ है? तो अहम परा अहम सिगमंड फ्रायड के हैं। तो सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग देखा जाए जिस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है वह कहलाता है परा अहम। इद ईगो सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। तो सुपर ईगो की बात करते हैं। कथन सही नहीं है। बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती। तो बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका होती है। तो ये कह रहा है नहीं होती, इसलिए कथन गलत है। अल्प वयस्क के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन। वह कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वह कहलाता है परिवार और फैमिली। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो संपर्क से आरंभ होता है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। प्रश्न आ गए समाजीकरण क्या होता है? तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण कहलाता है। कहते ना समाज से डरना चाहिए, ये चीज नहीं करना है। तो ये क्या है? समाजीकरण के मानदंडों के कुछ अनुकूलन होते हैं, मानदंड होते हैं। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए? तो कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो कक्षा की गतिविधि इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है। तो प्राच्छन्न पाठचर्या विद्यमान जो रहती है उसमें क्या निहित होता है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के संबंध और अनौपचारिक संकेत जो है विद्यमान रहते हैं। अगला समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उद्यम के मुकाबले में जो है हीनता स्तर पर अधिक बल देता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। अगला है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह प्रभावित करता है तो अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ अगला जो प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक संचरण आपका शामिल नहीं होता। ठीक है। और बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है? तो मुख्य रूप होती है। इसके साथ साथ समाजीकरण के गौण कारक कौन होते हैं? तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य जो है समाजीकरण के गौण कारक होते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या होता है? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है।
अगला है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किसमें होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था के दौरान होता है। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो आदर्श अनुरूप में बर्ताव करके विकसित कर सकता है। उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता है? तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो समाजीकरण की जांच में। समाजीकरण की जांच में किसका उपयोग किया जाता है? समाजमिति का उपयोग जो है, उस समाजमिति तकनीक का उपयोग किया जाता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार, विद्यालय और सेठ जनों से सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व वयस्क परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास आपका सम्मिलित है। अगला, जब भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है, असत्य है? यह कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका होता है? तो खेल का होता है, हमने आपको बताया भी है। और सामाजिक परिवर्तन का सार्वजनिक कार्यकारी कारक क्या होता है? तो वह होती शिक्षा, एजुकेशन। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। क्या समुचित है? कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसका है जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? स्प्रिंजर के द्वारा दिया गया। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं होता है? तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती हो वह बालक का समाजीकरण से संबंधित है, क्योंकि समाजीकरण तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य कथन है? तो विद्यालय और समाजीकरण का क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? विद्यालय। विद्यालय क्या है? समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। तो ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, आपका जो चैप्टर था, तो इस चैप्टर को समाजीकरण की जो प्रक्रियाओं वाला चैप्टर था कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम नेक्स्ट सेशन के साथ आएंगे, अगले टॉपिक के साथ एमसीक्यूज करेंगे, साथ ही साथ वो भी एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे आपको लेवल पता होता है किस टॉपिक से ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न पूछा गया था, तो आगामी में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो 7 PM में आइए डेली लाइव क्लास के माध्यम से। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।